Hey guys, welcome back to our channel Newton Sir, a complete place for learning. So guys, आर एनवायरमेंट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में कुछ अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सारे पॉइंट्स में मैंने थोड़ी थोड़ी उनके डिटेल्स को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर पीपल को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। जब कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक व्यक्ति किसी वन्य जीव की सुरक्षा करता है या उसके लिए काम करता है, तो उसको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसका नाम है जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है कि सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, यानी कि सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है कोयम्बटूर में एक जगह है अनाईकट्टी। तो याद रखेंगे कि कोयम्बटूर के अंदर एक जगह है अनाईकट्टी, जहाँ पर ये सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा अफोरेस्टेशन एंड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, यानी कि वनीकरण करना, नए पौधों को लगाना एवं अनुपयोगी जमीन के विकास में। जो जमीन यूजलेस है उसको उपयोगी जमीन के रूप में चेंज करना या उसका डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, जब कोई भी एक बंदा, कोई भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई भी एक कमेटी हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए किसी भी पुस्तक का लेखन करता है और या फिर उसको बढ़ावा देता है, उसको प्रमोट करता है, उसका प्रमोशन करता है, तो उस पीपल को या ग्रुप ऑफ पीपल को एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है मेदिनी पुरस्कार योजना। बेसिकली वो जो पर्टिकुलर योजना है जिस पर वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है मेदिनी पुरस्कार योजना नामक अवार्ड से या पुरस्कार से। प्रश्न नंबर 13 है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार यानी राजीव गांधी एनवायरनमेंट अवार्ड फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास व उपयोग करने हेतु। यानी क्या हुआ, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज आज के टाइम में ऑल ओवर दी वर्ल्ड या फिर इंडिया की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर काम कर रही हैं, उनसे बहुत ही अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की गैसेज निकलती हैं, जो कि पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। तो अगर कोई भी कमेटी या कोई भी ग्रुप इसके लिए एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी का काम करता है, यानी कि उसको रिड्यूस करने का काम करता है, उसको साफ करने के लिए काम करता है और उनका डेवलपमेंट इस तरीके से करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आए, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी वन्यजीव संरक्षण के, देखिए यहाँ पर जो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की बात करी है और यहाँ पे राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात करी है। दोनों में डिफरेंस है। जब पर्यावरण की बात करेंगे तो हम इंडस्ट्रियल एरिया का इसका आंसर होगा कि इंडस्ट्रियल एरियाज को कम करना, उसको स्वच्छ करना, और राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की बात करेंगे तो वो वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। और ये दोनों ही पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड में और कहीं पर ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, केवल और केवल इंडियन गवर्नमेंट ही इसके लिए राजीव गांधी पुरस्कार को आयोजित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वांगरी मथाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो कीनिया की प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, ग्रीन बेल्ट आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस है एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर, ईवीएस के अंदर। तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कीनिया की एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद
जिन्होंने 2004 के नोबेल शांति पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो जो बांगरी मथाई थी, इन्होंने 2004 में ग्रीन बेल्ट आंदोलन के लिए, ग्रीन बेल्ट आंदोलन शुरू करने के लिए 2004 में कीनिया की रहने वाली थी, उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण यानी ओजोन लेयर कंजर्वेशन, जो कि इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ओजोन लेयर संरक्षण यानी इंटरनेशनल ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे 16 सितंबर को घोषित किया गया था। 17 क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसकी इकाई है डावसन इकाई। ये आपका ईवीएस साइंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन में आने के लिए। जनरल क्वेश्चन इसे हम कहेंगे कि एक तरीके से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है केरल के पलक्कड़ जिला। केरल में एक जिला है पलक्कड़, जहां पर साइलेंट वैली नामक नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर हमें सफेद बाघ देखने के लिए मिलते हैं, जिनका नाम या जिनको सफेद एशियाई बाघ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस तो 6 हैं, आपको डायरेक्ट आंसर देखने के लिए मिल गया है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। तो 1992 में एक प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया गया था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, और इसने एक्सटेंड किया था UNFCCC को, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। देखिए फुल फॉर्म में आपको इसकी बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड किया गया था UNFCCC में, और इसका जो कमिटमेंट था, UNFCCC का जो कमिटमेंट था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं हमें उनको रिड्यूस करना है, ताकि उनसे होने वाले जो इफेक्ट हैं वो क्या हो सके, कम हो सके। तो ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को रिड्यूस करना इनका मेन पर्पस था उस टाइम पर। 1992 से अप्रोक्स 2012 तक इसका जो नाम था वो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम पर था। इसकी फुल फॉर्म की मैं अगर बात करूं, जो कंप्लीट नाम था क्योटो प्रोटोकॉल का वो था UNFCCC, लेकिन 2012 से 2020 के बीच में इसके नाम को चेंज किया गया। 2012 से लेकर के मैं 20 तक की बात कर रहा हूं, तो इसके नाम को दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। दोहा अमेंडमेंट, आप इसको भी नोट डाउन करेंगे। 2012 से 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल को दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है, और इस टाइम पर ऑल ओवर 192 कितनी 192 ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो कि 192 हैं काउंट में, वो सब काम कर रही हैं। 2012 से 2020 के बीच अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर अप्रोक्स 192 पार्टीज हैं जो कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के लिए काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ग्रीन हाउस के इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, उनके इमिशन को कम किया जा सके। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्योंकि ये तो बात हो गई इसकी हिस्ट्री की। तो ग्रीन हाउस गैसेज वो कौन कौन सी 6 गैसेज हैं जो कि हमें यहाँ से मिलती हैं और वो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। तो इनमें सबसे पहली जो गैस आती है दैट इज मीथेन, वो एक मीथेन गैस, फर्स्ट गैस है मीथेन। दूसरी है CO2। तीसरी गैस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O के नाम से आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मीथेन इसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मैन मेड भी है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। चौथी इसमें जाती है HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बाद इसमें आ जाता है परफ्लोरोकार्बन्स, तो PFCs इसके नाम है परफ्लोरोकार्बन्स। और लास्ट इसमें 6th नंबर की जो गैस है वो आ जाती है SF6, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये वो 6 गैसेज हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हमें क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार मिलती हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल हमसे ये कहता है कि इन 6 गैसेज के इमिशन को हमें किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करना होगा, अदरवाइज हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा और बहुत तेजी के साथ क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व के सर्वप्रथम ग्रीन हाउस
गैस निरीक्षण उपग्रह यानी ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट का क्या नाम है? इसका नाम है इबूकी। ये आप लोग याद रखेंगे कि इबूकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट का एक नाम है। एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज नहीं है। एशियाई शेर अलग है और सफेद एशियाई बाघ अलग है जो कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? गुजरात के गिर जंगल में मिलते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको ये आर एनवायरमेंट से रिलेटेड 22 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा आर एनवायरमेंट का थर्ड पार्ट था। इसी से रिलेटेड मैं आगे भी नेक्स्ट पार्ट बनाता रहूंगा, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, सब बखैर।